आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी ही शानदार, मजेदार और जानदार। क्योंकि आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, राइट, जिसके बारे में हमने एक साल पहले ही जान लिया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भैया मैं बात कर रहा हूं पीएच स्केल की। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज आपकी खोपड़ी के अंदर फिट होने वाले हैं और हम बात कर रहे हैं किसकी? तो आपने कहा सर पीएच स्केल की। पीएच स्केल याद करो, क्लास 10th में जब हम पहुंचे थे, अम्ल, क्षारक और लवण वाला जब अध्याय हमने स्टार्ट किया था, तब वहां पर हमने ये जाना था कि भैया पीएच स्केल से हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास यदि कोई पदार्थ है तो वो अम्लीय है, क्षारकीय है या फिर उदासीन है। हमने कहा भैया कि दुनिया की हर वो चीज जिसका जो पीएच है, राइट, वो 7 से इस तरफ आता है, वो कैसा होगा आपका? तो भाई एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय होगा। बात समझ में आई? जो इस तरफ आता है वो आपका क्या हो जाएगा भाई? अम्लीय हो जाएगा। यदि आपका वाटर है, यानी कि पीएच स्केल यदि आपका 7 है, तो ये कैसा हो जाएगा? तो आपने कहा सर उदासीन। कैसा हो जाएगा? तो भैया उदासीन हो जाएगा। और यदि हमने कहा कि भैया दुनिया की कोई भी चीज जिसका पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है और 14 से कम है, तो वो कैसा हो जाएगा? तो भाई क्षारकीय हो जाएगा या क्षारीय हो जाएगा। ये लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में? पर यहां पर हमने एग्जाम्पल से याद किए थे, यहां पर हमने कोई न्यूमेरिकल के तरीके से ये नहीं जाना था कि भाई पीएच कैसे प्राप्त करते हैं। मतलब कक्षा 10वीं में हमने ये देखा था कि पीएच होता है, हमने ये भी देखा था कि लिटमस पेपर जो रहेगा आपका, वहां से आप पीएच का पता लगा दोगे और आप ये बता दोगे कि भैया जो पदार्थ है आपका, राइट, वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। ये सब आप पता लगा दोगे। पर मैं कह रहा हूं कि यदि सांद्रता कहीं पर दी हुई है तो फिर आप पीएच कैसे निकालोगे? इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। पर उसके पहले हम ये जानेंगे कि इस अध्याय में हम किस मोड़ पर आकर खड़े हैं और एग्जैक्टली हम कहां तक पहुंचे हुए हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा कि इस चैप्टर में हम कहां तक पहुंचे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि अभी हमारा चल रहा है भाई आयनिक इक्विलिब्रियम। इसके पहले हम बहुत सारी जो चीजें हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि इस चैप्टर में अभी हम कहां तक पहुंचे हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलो आओ, बनाते हैं थोड़ा माहौल, ठीक है, और भैया निपटाते हैं इस चैप्टर को। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम बात कर रहे हैं रासायनिक साम्यावस्था की। हम बात कर रहे हैं साम्यावस्था की, जिसके अंदर दो चीजें हैं, रासायनिक साम्यावस्था और आयनिक साम्यावस्था। और आप लोग बोलते हो ना सर चैप्टर बहुत है, चैप्टर बहुत बड़ा है, सारे टॉपिक्स एक समय पर दिमाग के अंदर नहीं चल रहे होते हैं। तो हमने कहा सुनो, मत घबराओ, इसकी एक शानदार वाली ट्रिक है कि जब भी नया वाला लेक्चर आप स्टार्ट करें, 10-15 मिनट देकर, इतना भी नहीं, 5 से 10 मिनट देकर, जो पुराने वाले चैप्टर्स हैं ना, पुराने वाले जो लेक्चर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको एक बार नजर फेर लें। उससे क्या रहेगा कि हर दिन आपका इस चैप्टर के टॉपिक में रिवीजन जो है वो चलता रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। चलिए भैया, यहां पर मैं लिख रहा हूं साम्यावस्था। तो मैंने यहां पर लिखा साम्यावस्था और अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कहानी अब तक। बहुत ध्यान से देखेंगे तो भैया अब मैं लिख रहा हूं कहानी अब तक 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 तक। और पीएच तो पढ़ेंगे आज, सब सारी चीजें बताने वाला हूं आज मैं आप लोगों को। किसके बारे में? तो भाई पीएच के बारे में। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। तो अभी देखो, इसका जो पहला वाला भाग था ना, उसको हमने रासायनिक साम्यावस्था कहा था। इसका जो पहला वाला भाग था उसे हमने क्या कहा भाई? रासायनिक साम्यावस्था। ये अपना हो चुका है पूरा। जो बच्चे नए आए हैं, प्लीज आप बेटा पुराने वाले टॉपिक जरूर जाकर देखें। चैप्टर बड़ा तगड़ा है। नीट, जेडबलई, सीयूईटी, स्कूल के एग्जाम, सारे जो टीचर्स हैं उन सबका पहला प्यार है। और पहला प्यार यदि है, मतलब इसको वो भूलने वाले कभी नहीं है बाबू, हमेशा यहां से क्वेश्चन देंगे ही देंगे। बहुत ध्यान से देखना। तो हम बात कर रहे हैं रासायनिक साम्यावस्था के बारे में। चलो हम बात कर रहे हैं रासायनिक साम्यावस्था। इसके अंदर बहुत सारे हम लोगों ने टॉपिक्स देखे थे, पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बड़े ही हॉट हैं, जिसमें मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे पास समांग एवं विषमांग। बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, समांग और क्या? तो भाई विषमांग, 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 विषमांग। यहां पर विषमांग का मतलब विषमांग ने विष नहीं है,
बात समझ में आ गई? तो ये पहली बात थी। दूसरी बात, हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमने कहा था कि भैया केपी को हम केसी से जो है वो रिलेट भी तो करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो एक टॉपिक हमने ये देख लिया, दूसरा टॉपिक हमने समांग विषमांग देख लिया, साथ में हमने जाना कि कुछ और धुरंधर खिलाड़ी हैं इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, जो आपस में भयंकर तरीके से कनेक्टेड है। मैंने कहा कि बाबू सुनो, केसी को कनेक्ट करो, क्यूसी को कनेक्ट करो, और ये जो हमारी गिब्स मुक्त ऊर्जा थी ना, इसको भी लपेटे में ले ही लो। तो एक ऐसा वाला अपन लोगों ने टॉपिक पढ़ा। जब ये टॉपिक हमारा पूरा खत्म हुआ तो फिर हमने कहा कि भैया सुनो ना, कुछ और मजेदार बात करते हैं। अम्ल क्षारक और आपके अम्ल क्षारक, राइट, अम्ल क्षारक और जो लवण होते हैं उसको भी तो अपन थोड़ा नए सिरे से पढ़ लें, राइट। फिर यहां पर एंट्री होती है किसकी? 3 इडियट्स के। यहां पर थ्री बड़े जीनियस इडियट्स की यहां पर एंट्री होती है। 3 हमारे धुरंधर यहां पर एंट्री मारते हैं और वो कहते हैं कि भैया सुनो, बड़ी मस्त वाली कहानी है। 3 ऐसे साइंटिस्ट, राइट, 3 ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने फिर अम्ल को, क्षार को और लवण को बहुत शानदार तरीके से क्या किया भैया? डिफाइन किया, जिसमें एक है हमारे आर्यनीय संकल्प, बोलो यस सर। दूसरे हमारे ब्रॉन्स्टेड, एवं लोरी। एवं क्या है? तो भाई लोरी है, बोलो यस सर। सुलाने वाली नहीं, कहानी बताने वाली। कौन सी कहानी बताने वाली? तो भाई अम्ल क्षारक की कहानी बताने वाली। और सबसे लास्ट में आते हैं हमारे लुईस अंकल, जिनका कहना है कि जिन चीजों ने इलेक्ट्रॉन का युग्म को दान कर दिया वो हमारा क्षारक होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन युग्म ले लिया वो हमारा अम्ल होगा। तो ये कहानी हमारी इस जगह पर पहुंची थी। आप इतना बढ़िया तरीके से क्या करेंगे भाई? नोट करेंगे। बहुत मजेदार बात। अब आज की जो क्लास है ना, बात समझ में आई? अब आज की जो क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं किसके बारे में भाई? आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो हम बात करेंगे किसके बारे में? बहुत ध्यान से देखिएगा, आयनिक साम्यावस्था के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे किसके बारे में? तो आपने कहा सर आयनिक साम्यावस्था के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर जितनी चीजें हैं वो सारी बता रहा हूं, और फिर हम धावा बोलेंगे किस पर? पीएच स्केल पर। आप इतना बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। हम बढ़ रहे हैं आगे, बहुत मजा आएगा। चलो चलिए भैया, तो अब आयनिक साम्यावस्था की जब कभी भी बात होगी तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर चुके हैं और कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक मैं इसको यहां पर भी बना देता हूं। चलो बहुत ध्यान से देखना। तो बेटा एक तो हमने जो है आयनन या जल का आयनन हमने देखा था, बोलो यस सर। एक तो हमने जल का आयनन देखा था, बहुत सही वाली बात। अब जल का आयनन यदि हमने देखा तो उसके बाद आज की जो क्लास है उसमें हम बात कर रहे हैं किसके बारे में भाई? पीएच स्केल के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में? तो आपने कहा सर पीएच स्केल जो है इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं भैया? बात कर रहे हैं। तो आज का जो टारगेट है वो है हमारा पीएच स्केल। और यदि हम थोड़ा सा आगे जाएं तो फिर भाई हम सीधी सी बात है कि जो हमारा अम्ल होगा, ठीक है, क्षार होगा, इन सब का हम क्या करेंगे? आयनन करेंगे। इन सब का हम क्या करेंगे? तो बाबू हम लोग आयनन करेंगे। साथ में हम बात करेंगे बफर विलयन के बारे में, बफर विलयन के बारे में, और लास्ट में हम देखेंगे कि भी जो हमारा विलेयता गुणांक है, विलेयता गुणांक। तो ये वाली कहानी और भी ज्यादा कैसी हो जाएगी? इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये था भैया अपना चैप्टर जिसमें अपने को बनाना है माहौल, और माहौल तो बहुत शानदार बनने वाला है, क्योंकि अब शुरू करते हैं हम कौन सी चीज भाई? पीएच स्केल। ठीक है, नोट करेंगे बच्चे सभी। बहुत मजेदार कहानी। और भैया देखो ये था आपका पीएच स्केल, और यदि आप पीएच स्केल की बात करोगे तो पीएच का पता कैसे चलता है? पीएच का पता कैसे चलता है? बात समझ में? तो मैं यहां पर लिखता हूं कि भाई कैसे 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 हमें पीएच का पता चलता है। कैसे हमें पीएच का पता चलता है? बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो हम लिटमस पेपर से बता सकते हैं। हाँ जी, लिटमस पेपर से। यदि आपका अम्ल है, ठीक है, तो वो नीले को कैसा कर देगा भाई? लाल कर देगा।
क्षार यदि है तो लाल को कैसा कर देगा भाई, नीला कर देगा। इसलिए देखो जो चीज क्षारीय है वो नीली कर रही है और जो अम्ल है वो कैसा कर रहा है भैया, नीले को लाल कर रहा है। तो एक तो लिटमस पेपर से पता चल जाएगा आपको, बोलो यस सर। दूसरी बात ये, बड़े ध्यान से देखिएगा, दूसरी बात ये H+ की सांद्रता से। अरे बाबा, यहीं से खेल जो है शुरू होता है। मतलब हम बात करेंगे किसकी, गणितीय सवालों की। इसलिए हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, गणितीय सवालों के बारे में। क्या ये कहानी समझ में आई? आपने कहा हां जी सर, बहुत शानदार वाली कहानी है। तो एक तो अपने को लिटमस पेपर से पता चलेगा बाबू, दूसरा जो है वो हमको कैसे पता चलेगा कि भैया H+ की क्या सांद्रता है, उससे हम आसानी से पीएच स्केल या जो पीएच है वो बता सकते हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि पीएच बनाया ही क्यों सर, लिटमस पेपर से तो पता चल ही रहा था। पर भाई हर चीज का आप लिटमस पेपर से नहीं बता सकते। दूसरी बात है कि लिटमस पेपर हमेशा थोड़ी अवेलेबल होता है, कौन अपने जेब में लिटमस पेपर लेकर घूमता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए फिर हमने कहा कि नहीं, हम जो है H+ की सांद्रता से गणितीय सवालों के माध्यम से जो है जो भी पीएच होगा उसका हम क्या कर लेंगे भैया, पता लगा लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। ये लो बात। पर अब सवाल पैदा होता है कि सर पीएच को मैथ्स के थ्रू करने की जरूरत क्या पड़ी? हम फंस गए सर, लॉग के चक्कर में हम फंस गए। बात समझ में आई? तो क्यों जरूरत पड़ी, इसके बारे में भी अपन इस कहानी को सीखते हैं। नोट करने जैसा कुछ नहीं है, एक बस ये देख लो आप कि भाई कौन सी चीजें भयंकर अम्लीय होती है और कौन सी चीजें जो हैं वो उदासीन होती हैं और कुछ चीजें बहुत ज्यादा क्षारीय होती हैं। जैसे बैटरी, तो बैटरी नहीं, इसके अंदर भरा हुआ जो आपका अम्ल रहेगा। बात समझ में आ रही है? जिसको बोलते हैं ना बैटरी का एसिड, इन्वर्टर वगैरह आपके घर में हो तो आपने सुना होगा कि भाई एसिड खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया बैटरी का। बात समझ में आ रही है? उसका पीएच बहुत कम रहता है, 0 के बराबर लगभग। हम बात करते हैं यदि हमारे पेट के अंदर पाए जाने वाले जठर रस की, राइट, जिसको हम लोग स्टमक एसिड कहते हैं, जो पेप्सिन की हेल्प करता है भोजन को पचाने में। लंबी बात हो जाएगी, ये इसको यहीं रोकते हैं अपन, राइट। तो वो है बेटा भयंकर अम्लीय। उससे कम कौन होगा? तो आपने कहा सर नींबू का रस। उससे भी कम कौन होगा? तो ये जो हमारी कोल्ड ड्रिंक होती है, सोडा होता है वो। उससे कम अम्लीय कौन होगा? तो टमाटर। फिर कॉफी, देखो कॉफी जो है वो अम्लीय है, इसलिए बहुत कॉफी यदि आप खाली पेट पीते हैं तो उससे अम्लीयता, एसिडिटी हो सकती है। मिल्क की यदि आप बात करेंगे तो मिल्क जो है अम्लीय है, हाँ बहुत कम अम्लीय है, पर हाँ अम्लीय तो है भाई। वाटर जो है बाबू ये आपका कैसा है, एकदम उदासीन यानी कि न्यूट्रल है। और यदि आप एक NaCl के एक विलयन की बात करेंगे तो वो भी कैसा होगा आपका, उदासीन होगा। ब्लड यानी कि खून जो है वो आपका कैसा हो जाएगा? तो आपने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग, क्षारीय हो जाएगा। एग वाइट, अंडे के अंदर की जो सफेदी होती है वो भी आपकी क्षारीय होगी। स्टमक टेबलेट्स, ये होती है आपकी एसिडिटी दूर करने वाली टेबलेट्स, जिनको हम एंटा एसिड्स भी कहते हैं। इनो बुलबुले का आपने नाम सुना होगा। बात समझ में आ रही है? ये सब कैसी होती हैं? तो ये एसिडिटी दूर करती हैं और ये सब क्षारीय होती हैं। अमोनिया का जो सॉल्यूशन है वो क्षारीय होता है। साबुन जो है भैया वो क्षारीय होती है। टूथपेस्ट भी क्षारीय होता है। और क्यों होता है? तो क्लास 10th में लेकर जाते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को। कैसे? हमने पढ़ा था कि भैया बहुत ज्यादा एसिड बनने के कारण जब हमारी लार में बहुत ज्यादा अम्लीयता बढ़ जाती है उसकी, तो उससे हमारे जो दांत होते हैं ना उनमें क्षय होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो दंत क्षय को रोकने के लिए फिर हम एक, देखो अम्ल के कारण दांत खराब हो रहे थे तो अम्ल को बैलेंस कौन करेगा भाई? क्षार करेगा। इसीलिए जो है हमारे टूथपेस्ट में क्या होता है? क्षार होता है। बहुत बढ़िया। फिर ये जो ब्लीच कराते हैं ना, रील बनाने वाले ब्लीच नहीं करवाते, रंग बिरंगे बाल तोता मैना बन के घूमते रहते हैं। बात समझ में आ रही? तो जो ब्लीच कराते हैं वो ब्लीच भी भयंकर आपका क्षारीय होता है। और जो नाली साफ करने वाला सॉल्यूशन होता है बेटा, भयंकर क्षारीय होता है। क्या ये बात समझ पाएंगे? आपने कहा हाँ जी सर, नोट करो। तो एग्जाम्पल से याद रख लेना, बड़े कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सर एक बात बताइए, क्या जरूरत पड़ी पीएच स्केल को बनाने की? इस क्वेश्चन का आप लोगों को रिप्लाई करते हैं, ठीक है। आखिर क्या जरूरत पड़ी पीएच स्केल को बनाने की? पीएच स्केल की जरूरत, ये लगा दो, ये लगा दो, और क्या लगा सकते हैं, और ये लगा दो, 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 ये लगा दो। क्या फर्क पड़ता है? सब लगा दो।
सवाल पैदा होता है कि पीएच स्केल की जरूरत क्या पड़ी। बात समझ में आई? पीएच स्केल की जरूरत क्या पड़ी? तो मैंने कहा भैया एक विलियन है मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास एक विलियन है, मेरे पास एक विलियन है जिसकी जो सांद्रता है, जिसकी जो सांद्रता है या जिसमें H+ की जो सांद्रता है वो दी हुई है, मान लेते हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴ m। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं इसको एक काम करूंगा, मैं लिखूंगा भैया 48 इंटू 10⁻⁻⁵ है ना, उधर पर शिफ्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, या फिर 48 डिवाइड बाय 10⁵5 होगी, तो 1 2 3 4 5। पर हम इतना क्यों कर रहे हैं, हम तो वहीं पर खेल खेल लेते ना। चलो ये क्यों करना, ठीक है, ये भी क्यों करना, यहीं पर हम खेल खेल लेंगे। तो अब कैसे होगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो तो ये आपका इस तरफ हम सेट करते हैं, किसको, इसको 0 करना है अपने को, तो 0.0000048 m यही होगा क्या? भाई यहां था 1 2 3 4, ओके फाइन, 1 0 हटा दो, यहां लगा दो, तो ये आपको मिला ऐसा। तो मैं कह रहा हूं भैया जो H+ की सांद्रता है, OH- की सांद्रता है, OH- की सांद्रता तो और भी कम होगी, OH- की निकाल लेते हैं, आ जाओ OH- की सांद्रता निकालते हैं बेटा, तो वो क्या हो जाएगी? तो भाई Kw जलीय विलयन दी है, तो Kw कितना होगा? 10⁻⁻14 बटे यहां पर हो जाएगा आपका 4.8, क्योंकि आप जानते हो कि OH क्या होगा भाई, Kw डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे? तो आपने कहा सर 10⁻⁻14 डिवाइड बाय कितना, तो भैया 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसमें बड़े कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल प्रकार की वैल्यू आने वाली है सांद्रता के लिए। यहां पर जो सांद्रता के लिए वैल्यू आएगी, राइट, वो बड़ी अजीब अजीब सी आएगी भाई। मतलब एक बात बताओ, ये जब सांद्रता आएगी तो किसी बच्चे का काहे मन लगेगा पढ़ने में? जब ऐसी अजीब सी सांद्रता आएगी तो कोई भी जो बाबू होगा, कोई भी जो सोना होगा, कोई भी जो जादू टोना होगा, बच्चा होगा, उसका काहे मन लगेगा ये पढ़ने में? अजीब सी सांद्रता है, हम नहीं पढ़ते सर। मैं कह रहा हूं सिंपल वैल्यूज रखिए। मैं क्या कह रहा हूं भाई, सिंपल वैल्यूज रखिए, 1 2 3 4 5 इतनी ही गिनती आती है, 14 तक ही गिनती आती है हमको। तो मैं कह रहा हूं किसी की यदि आपको सांद्रता बतानी है, बात समझ में आई, तो सिंपल वैल्यू रखिए। ये ऐसे में ना हमको मजा नहीं आता पढ़ने में, हम कंफ्यूज होते हैं, हमारा मन नहीं करता ऐसे पढ़ने में। वैज्ञानिकों ने कहा नॉट टू वरी, एक काम करते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं मस्त वाली, आपको जल्दी समझ में आएगा कि भैया सांद्रता को और कैसे मापा जा सकता है। तो ये एक सांद्रता को मापा था, बिल्कुल अच्छी बात है, पर अब ठीक है भाई, न्यूमेरिकल्स तो आप इस चैप्टर में पहले से देख रहे हो ना, तो न्यूमेरिकल्स को देखते हुए गणितीय सवालों को आसान बनाने के लिए, गणितीय सवालों को आसान बनाने के लिए, सांद्रता के मापन को आसान बनाने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, सांद्रता के मापन 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 को आसान 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 बनाने के लिए एक आसान तरीका, एक आसान स्केल बनाया, एक आसान सा क्या बनाया भैया, स्केल बनाया रे बाबा, एक आसान सा स्केल बनाया। क्या बनाया? तो हमने कहा सुनो बाबू, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, एक मस्त वाला आसान सा एकदम इजी जो है स्केल बनाते हैं, और उसको हम क्या बोलेंगे? पीएच स्केल। क्योंकि हमें पता था कि यदि हम सांद्रता का कैलकुलेशन करेंगे 0 पॉइंट समथिंग 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 में आएगा, फिर हमारे समझ में नहीं आएगा, फिर हमको 0 यानी कि 0 मार्क मिल जाएंगे। बात समझ में आई? तो हमने कहा भाई बहुत नाटक है, काम करते हैं कि भैया सांद्रता के मापन को आसान बनाने के लिए H+ OH- की जो मात्रा है उसको आसान बनाने के लिए काम करते हैं, एक तगड़ा वाला क्यूट सा आसान सा स्केल बनाते हैं, और इसी आसान से स्केल को हम बोलते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल बना ही कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाने के लिए है। इसलिए आप देखना कि पीएच स्केल में कोई भी चीज की जो पीएच होती है
0 से शुरू होती है और 14 पे जाके खत्म हो जाती, खत्म खेल। बात समझ में आई? तो भैया हम सांद्रता के मापन को आसान बनाने के लिए बाबू पीएच स्केल हमने निर्माण किया और हमने कहा कि भैया 1 2 3 4 5 2 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 पर जाकर खेल फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए हमने पीएच बनाया। बात समझ में आ गई? आपने कहा हां जी सर, अब आपका एक्सप्रेशन ये वाला नहीं है, अब आपका जो एक्सप्रेशन है वो बदल गया है। वक्त बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं और माहौल तो अपन ने बदल ही दिया है भैया। अब आपका जो एक्सप्रेशन है ना वो ये वाला है। अब आप बोल रहे हैं वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में आई? आपने कहा हां जी सर, बहुत तगड़ी वाली ये कहानी है। राइट राइट राइट। तो हमने एक आसान सा स्केल बनाया और हमने उसको पीएच स्केल कहा, और वो पीएच स्केल आप कहां देखते हो? किधर गया रे बाबा? पर ये उदाहरण के साथ है बेटा। ये किसके साथ में है? तो भैया उदाहरण के साथ में। अपने को क्या करना है? न्यूमेरिकल्स भी करना है। तो हमने कहा बहुत आसान है। अरे बहुत ही आसान है, देखो कैसे। कहां गया रे बाबा? ये लो। तो हमने कहा भैया एक काम करते हैं, पहले पीएच स्केल के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हां, पर एक थोड़ी मैथ्स आपको सीखनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं लॉगरिथम या फिर लघु गुणक, लघु गणक। सवाल पैदा होता है कि ये क्या चीज है सर? बताता हूं, सब बताता हूं, ठीक है। तो हमने कहा भैया पीएच कैसे निकालेंगे सर? चलो ये बात तो आपने बता दी। अब पीएच निकालने के लिए बाबू अपने को क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे भाई पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा? आपने कहा सर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होगा। हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको, अजीब लग रहा है। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच ज्यादा तो हाइड्रोजन के जो आयन है वो ज्यादा, पीएच कम। उल्टा हो गया क्या? हाँ उल्टा हो गया। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, बात समझ में आई? तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। सही करते हैं इसको अपन। तो मैं कह रहा हूं कि भैया पीएच जो है वो क्या होगा? आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ये एकदम सिंपल, एकदम चुन्नू मुन्नू वाला नाम है, ये अपने दिमाग में आप याद रखिए। और यदि हम देखेंगे तो ये होगा आपका माइनस लॉग, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन होगा बेटा आपका H प्लस आयन का। आप इसको ना ये भी लिख सकते हो, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। H प्लस आयन आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये हमेशा जलीय विलयन में मिलेगा, और जलीय विलयन में मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? तो आपने कहा सर H3O प्लस अपने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो बहुत मजेदार बात कि पीएच का आपने यह सूत्र तो निकाल लिया। तो यहां से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि यदि हमारे पास, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरे सारे धुरंधर नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि यदि हमारे पास H3O प्लस की सांद्रता है, यदि हमारे पास H3O प्लस की सांद्रता है किसी भी विलयन के अंदर, तो बाबू हम जो है पीएच निकाल ही लेंगे। तो हमारे लिए पीएच को निकालना बड़ा ही आसान हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा चकाचक सर, ठीक है, आ जाओ। तो आपको ये चीज चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि ये भैया ये क्या है? लॉग बोले तो क्या? यही था ना? अरे भयंकर मजेदार ट्रिक। मैं तो ट्रिक भी बताने वाला हूं कि किसी भी चीज का आप लॉग जो है वो देखकर बता सकते हो। बात समझ में? तो फिर सवाल पैदा होता है कि सर लॉग बोले तो क्या? बात समझ में? तो कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल टूल है। बात समझ में आ रही है? जो हम न्यूमेरिकल्स में उपयोग करते हैं। तो लॉग यदि बोले तो क्या, तो यहां पर अपन लिख देते हैं लॉग एक गणितीय क्या है? टूल है, औजार है, औजार है। लॉग एक गणितीय औजार है या तकनीक है, बेसिकली तकनीक है। अब कुछ बच्चे पक्का ये सोच रहे होंगे कि सर कहां गया सर, यही ठीक था सर, आप कहां लॉग वगैरह में लेकर आ गए हमको। कुछ बच्चे पक्का सोच रहे होंगे सर यही ठीक था, हम ऐसे याद कर लेते सर, प्रभु लॉग वाला जो भाग है उसको हटा दो। नहीं हटा सकते। पूछो क्यों? बहुत आसान है। अभी 1 मिनट लगेगा सारे कॉन्सेप्ट को खोपड़ी में सेट करने में। चलो, तो मैंने कहा भैया लॉग क्या है? तो ये एक गणितीय टूल है, औजार है, टेक्निक है। जैसे जोड़ना घटाना होता है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा होता है। भाई डे 1 पे तो नहीं आया ना समझ में, पर 10th क्लास में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक ये सब कुछ पढ़कर आए हो और आपको पता भी है क्या होता है। तो लॉग क्या है? सिर्फ एक प्रकार का टूल है। जैसे आप निकालते हो साइन 60,
तो कितना आता है, √3/2 आता है कि नहीं आता है, बोलो यस सर। ऐसे ही आप निकालते हो क्या भाई, log 60, तो कुछ आता होगा ना भाई, बिल्कुल आता होगा। कितना आता होगा, 1.73 के आसपास। बात समझ में आई? तो जैसे साइन थीटा होता है बेटा, कॉस थीटा होता है, जोड़ना घटाना होता है, भाग लेना गुणा करना होता है, ये सब बेसिकली क्या होते हैं, गणितीय चीजों को आसान बनाने की टेक्निक या औजार होते हैं। बस ऐसा ही आपका जो है वो क्या है, लॉग है। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो लॉग क्या है, तो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, और ये साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री वाली जो चीजें हैं ये बड़ी लंबी चौड़ी होती है। लॉग के घिसे पिटे क्यूट क्यूट से फॉर्मूले 5, और ये 5 फॉर्मूले आपको हमेशा काम आएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, बहुत सारे डेरिवेशंस में। क्या ये कहानी समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो लॉग का मतलब यदि आपको पता चल जाए, या लॉग कैसे लेते हैं यदि आपको ये पता चल जाए, तो इसके बाद की जो कहानी है ना वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। नोट करेंगे इतना। क्या ये बात समझ में आई? तो चलो एक काम करते हैं, एक सवाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने कहा सर यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ जो है ये दिया हुआ है 10⁻³ और आगे दिया हुआ है M, तो pH बता दो बाबू, pH बता दो, pH क्या होगा? आपने कहा सर ये रहा फॉर्मूला, अपन सीधे वैल्यू पुट करेंगे, राइट। तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, -log ऑफ, जहां पर ये पूरा दिया था वहां पर आप लिख दीजिए 10⁻³ तो आपने ये वैल्यू तो पुट कर दी। अब आपका कहना सर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो बताइए। अब आपका कहना सर इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग से तो हम अनजान थे। रुको, जान पहचान करवाते हैं, खोपड़िया में सेट भी करवाते हैं और समझ में भी आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। तो मैं कह रहा हूं भाई ये जो लॉग है निकालते कैसे हैं, क्या होता है, क्या कहानी है, सबके बारे में हम बात करेंगे। आइए, तो लॉग क्या है बेटा, एक गणितीय औजार है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री चीजें होती हैं, जोड़ना घटाना होता है, ये सब। तो अब इसके बारे में हम बढ़िया वाली बात करते हैं। आओ, कुछ घिसे पिटे से फॉर्मूले हैं, वो अपने को दिमाग के अंदर फिट रखने में सारे लिख देता हूं। ठीक है, चलो 2-3 चीजें याद रख लो आप। हाँ, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, लोग बाग क्या कहते हैं, ऐसी हम यहां पर बात करेंगे। लॉग, लॉग क्या है, लॉग, मस्त वाली बात। मजेदार है यार, बहुत मजेदार कहानी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बात समझ में आई? चलो भैया, और यहां पर हम लिखते हैं भैया लॉग के सभी कॉन्सेप्ट्स। तो हम लिखते हैं लॉग के सभी कॉन्सेप्ट्स, और ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना ये बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। बेटा 2 प्रकार के लॉग आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास में अलग अलग किताबें हैं, कुछ लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, कुछ लोग अलग अलग रेफरेंस बुक्स देखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो लॉग जो है वो बेसिकली 2 प्रकार के होंगे। मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि भाई लॉग में बेस होता है। बायो वालों नॉट टू वरी, 5 चीजें बताऊंगा, खोपड़ी में रख लेना, सॉरी बायो वाले हो ना, सेरिब्रम में रख लेना, पूरा मस्तिष्क में रख लेना, बहुत काम आएगा लॉग की बात। आइए भैया, चलिए। तो मैंने कहा कि देखो हर एक किताबों में लॉग के जो तरीके हैं वो अलग अलग तरीके से दिए होते हैं। कौन से तरीके बताते हैं, ठीक है। चलो, कुछ किताबों में दिया होता है log की पावर e और यहां पर लिखा होता है x। कुछ किताबों में ऐसा लिखा होता है, कुछ किताबें होती हैं उसमें लिखा होता है ln, सिर्फ इतना ही, आगे लिखा है x। x y z कुछ भी हो सकता है, आपने कहा कौन फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बराबर में होता है बेटा 2.303 log x, और इसके बराबर में होता है log 10, यहां पर बेस रहेगा, ये पूरा आगे आ जाएगा 2.303 log ऑफ x, यहां पर 10 रहेगा। तो कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसमें ऊपर वाली चीज यूज की जाती है। अब सबसे पहले आप बोल रहे हैं सर लिख क्या दिया आपने यहां पर, हम बेचारे 10th क्लास से आए नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू स्टूडेंट्स, ये क्या लिख दिया सर आपने यहां पर। मैं क्या कह रहा हूं, बस थोड़ा देख लो, 5 मिनट में सब कुछ दिमाग के अंदर क्लिक होगा। जैसे साइन कॉस डे 1 पे अजीब लग रहा था ना, फिर प्यार हो गया उनसे, बस इससे भी अभी अब आप लोगों का प्रेम जो है वो चालू करवाते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना।
तो मैंने कहा भैया ln x इजिकल टू इतना दिया है, आपने कहा ओके सर। तो क्या है, लॉग जो है उसके दो रूप हैं, जैसे कार्बन के अलग अलग अवतार होते हैं, बोलो यस सर, उसको अपन अपर रूप कहते हैं। ऑन द सेम वे जो लॉग है उसके दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका है बेटा ये वाला, इसको हम कहते हैं, देखो ln लिखा हुआ है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेचुरल लॉग। x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, वी डोंट केयर, ठीक है। तो ln क्या होगा, नेचुरल लॉग होगा। ये लॉग का एक तरीका है, ये नेचुरल लॉग है। पर एक लॉग वो होता है जो कि लॉग टेबल में होता है, जिसकी वैल्यूज अपने को पुट करनी होती है, तो उसको अपन कहते हैं एग्जैक्टली लॉग। ln जो है वो एकदम बेस है, बात समझ में आ रही है, और लॉग जो है वो एकदम प्रो है। ln जो है वो आपका सादा डोसा है और log जो है वो आपका मसाला डोसा है। और मजा कहां पर आता है, मसाला डोसा में। डिमांड ज्यादा किसकी होती है, मसाला डोसा की। तो डिमांड ज्यादा किसकी है, log की। ln की डिमांड नहीं है, ठीक, बात समझ में आ गई। पर ln से ही डेरिवेशन स्टार्ट होगा और खत्म कहां पर होगा, तो भैया log पर। ऐसा मैं आप लोगों को ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी बता चुका हूं। आपने कहा ओके सर। तो कुछ किताबों में मैं लिख देता हूं यहां पर, कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में ऐसे दिया होता है और कुछ बुक्स में, बात समझ में कुछ इस तरीके से दिया होता है। तो देखो, जिन किताबों में ln x लिखा हुआ है उसी को कुछ किताब वाले, मेरे को यही समझ में नहीं करते क्यों हो भाई ये सब। आप साइंटिस्ट थे, आपकी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छी खासी प्रैक्टिस थी, आपने पूरी जिंदगी लगा दी ये सब करने में, फिर आप दो चीज क्यों बनाते हो। अपने एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि एक ही चीज को 50 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पढ़ने वाला बच्चा इतना इंटेलिजेंट होते हुए भी एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखकर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है और उसका पढ़ने में जो इंटरेस्ट है वो कभी कभी कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये अपने एजुकेशन सिस्टम का भयंकर वाला क्या है, तो भाई ड्रॉबैक है। अब आपने कहा सर कुछ किताबों में तो ऐसे दिखेगा पर कुछ किताबों में ऐसे दिखेगा। टोटली आप ये समझ लो कि रायता इन्होंने फैलाया हुआ है। तो मैंने कहा भैया चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ भी किताबों में ना यहां पर नीचे ई दिखा हुआ लगेगा आपको, और कुछ किताब ऐसी होंगी जिसमें होगा ln x। टोटली इन्होंने फैलाया रायता, अपन करेंगे साफ। बात समझ में आ गई। तो ये भैया एक बात हो गई। अब आपने कहा सर फॉर्मूले भी तो होते होंगे ना, बिल्कुल होते हैं। अब मैंने कहा जैसे एक फॉर्मूला है कि log a का गुणा मैं b से करता हूं तो कुछ होता होगा। आपने कहा हां जी सर, हमने देखा था कहीं, आपने देखा था, आज अपन कनेक्ट करेंगे कि भैया log a प्लस कितना हो जाएगा, भाई log b हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये आपको अभी से लेकर जन्म जन्मांतर तक याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये आता है न्यूमेरिकल में, बड़े काम की चीज है। पर सबसे पहले वो कंफ्यूजन सारे 11th क्लास के बच्चे दूर करेंगे। किताब का फर्क है बेटा, कहीं पर बेस ई होगा, कहीं पर बेस 10 होगा, उससे अपने को कौन फर्क नहीं पड़ता। रायता अपन साफ कर चुके हैं। हम दूसरे वाले फॉर्मूले पर आते हैं। दूसरा फॉर्मूला कहता है कि log a बटे b यदि दिया है तो, क्योंकि सिर्फ गुणा तो नहीं होगा ना भाई, डिवीजन भी तो होगा, तो ये हो जाएगा आपका log a माइनस, यहां पर आप कहोगे सर log b हो जाएगा। ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम चलते हैं इसके तीसरे वाले फॉर्मूले की तरफ। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास log m की पावर n है, राइट। तो एकदम जीरो लेवल की जो मैथ्स है वो कहती है कि भैया n को सामने लेकर आ जाओ और ये यहां पर जो है आप पटक दो। और आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को बढ़िया तरीके से नोट करना है। उसके बाद अपन लेते हैं थोड़ा और मजा। चलिए दो और फॉर्मूले बचे हुए हैं, उसको भी अपन देख लेते हैं, कभी कभी उपयोग होगा तो अपन देख लेंगे। बात समझ में। तो बेटा एक फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है, कि यदि मेरे पास ln दिया हुआ है और उसके आगे x और ये यहां पर यदि y लगा हुआ है, बात समझ में, तो हम लेते हैं एंटी लॉग। हम क्या लेते हैं, एंटी लॉग। अच्छा, ये एंटी लेना जो है जैसे साइन का, जिसको आप इनवर्स भी कहते हो, बात समझ में आ रही है, इसको भी आप पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यदि ऐसा है तो x बराबर हो जाएगा e रेज़ टू दी पावर y। यदि ऐसा है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा e रेज़ टू दी पावर कितना, तो भैया y। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? आपने कहा हां जी सर, बहुत बढ़िया। आपने कहा हां जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार, बहुत शानदार, ठीक है। तो ln x इज इक्वल टू मुझे y मिल गया, x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, e रेज़ टू दी पावर y। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? कुछ और चीजें हैं बेटा, राइट, कुछ और चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि log 10 आपका 1 है, राइट। log 100 जो है उसको आप क्या लिखोगे? तो आपने कहा सर बहुत शानदार, क्या लिखेंगे इसको हम? तो हम इसको लिखेंगे log 10 की पावर 2। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
अब आप बोलोगे सर इधर से कहीं कनेक्ट करें, तो ध्यान से देखो log m की पावर n यदि होती है तो n सामने की तरफ आ जाता है, तो ये हो जाता है आपका 2 गुणा log 10, और log 10 कितना था, तो आपने कहा सर 1, तो भैया बचा कितना, आपने कहा सर 2, बचा कितना, तो आपने कहा सर 2 हमारा जो है वो बच गया है। बात समझ में आ गई। तो भाई log 100 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि हम log 1000 निकालते हैं तो ये कितना आएगा, तो आपने कहा सर 3 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हां जी सर, बहुत तगड़ी वाली बात है, बस नोट कर लो कॉपी में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो log अपना हो गया। अब यदि मैं आपसे कहूं कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कि कहां पूछा था वो सवाल, ये पूछा था कि माइनस लॉग 10 की घात -3 है तो pH कितना होगा। तो पहले आप यहां पर ध्यान से देख लो कि log m की पावर n है, तो भाई n सामने आ जाएगा, log m हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हां जी सर। क्या ये क्लियर? आपने कहा हां जी सर। तो जो भी पावर होती है वो सामने आ जाती है, log 10 तो भैया 1 है ही। चलो थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे, पर थोड़ा और आगे हम कहां बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे ना। तो अब मैं कह रहा हूं कि मुझे यदि pH निकालना है तो ये माइनस लॉग होगा। देखो वो जो -3 है वो सामने आ जाएगा, तो pH विल टर्न इनटू व्हाट भैया, माइनस ऑफ -3, और ये हो गया आपका log ऑफ 10, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, इतना माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 3 log 10। और log 10 कितना है, तो आपने कहा सर 1 है, अभी आपने बताया था। तो इस तरीके से आपका जो pH है वो हो जाएगा ओनली 3, खत्म खेल। तो pH कितना आ गया, 3 आ गया। अब जैसे ही pH 3 आया, आपके दिमाग में खेल चमका कि सर ये अम्ल होगा। ये क्या होगा, तो भाई अम्ल होगा। तो हम जैसे ही pH देखते हैं, देखो पेपर से देखना तो वो बचपन वाली बात हो गई ना, बचपन वाली बात हो गई ना। कक्षा 11वीं में pH जो है आप न्यूमेरिकल से देखेंगे और एकदम सटीक pH निकालकर आप बताएंगे कि भैया वो अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर कैसा है। तो आपने कहा सर उदासीन है। अब इसे नोट करेंगे पक्का। आपने कहा हां जी सर, हां जी सर, हां जी सर, हां जी सर, हां जी सर। तो अब बस सीख गए ना अपन। अब इसकी क्या हो जाए भाई, गर्मा गर्म शानदार तड़कती भड़कती डेफिनेशन हो जाए। आ जाओ। तो हाइड्रोनियम आयन की मोलरता में सांद्रता को एक लघुगणकीय मापक्रम, जिसको हम लॉगरिथम स्केल जो है, उससे हम सरलता से क्या कर सकते हैं भाई, प्रदर्शित कर सकते हैं। बार बार अपने को उल्टी सीधी बहुत छोटी छोटी सांद्रता लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, परिभाषा क्या होगी, तो किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक, इसका बेस 10 होना चाहिए। बेस 10 होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि लॉग की बात हो रही है। बात समझ में आई? ये जो है क्या कहलाएगा भाई, pH कहलाएगा। ये कहलाया pH। ये बहुत शानदार वाली बात हो गई। आपने कहा हां जी सर, ये बहुत ज्यादा शानदार वाली बात, शानदार वाली बात, शानदार वाली, शानदार वाली, शानदार 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 वाली बात हो गई। बस खत्म बात। तो ये बहुत ज्यादा क्या हो गई, शानदार वाली बात हो गई। आपने कहा ओके सर, बहुत बढ़िया वाली बात, नोट करेंगे बेटा यहां तक। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बस pH आपका निकल गया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। चलो pH आपका निकल गया, यहां पर आगे नेगेटिव लगाया। आप जिसको पॉजिटिव करना चाहते हो तो ये H3O+ का जो आयन होगा, इसकी सांद्रता नीचे आ जाएगी डिवीजन में। खेल हो गया खत्म। आप इसको बढ़िया तरीके से अपने कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद हम भिड़ने वाले हैं किस पर, कुछ क्वेश्चंस पे, और हम ये देखेंगे कि भाई अम्ल, क्षार और जल जो है आपस में लॉग के माध्यम से, pH के माध्यम से किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। आप यहां तक नोट कीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो यहां पर pH वाली कहानी जो है वो तो अपने को बिल्कुल क्लियर हो गई कि हम कहेंगे इसको, जो आपका भाई pH है वो क्या कैसे निकलेगा, तो pH बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, या फिर आपको कहना है कि सर H+ आयन तो अकेला पाया नहीं जाता है, तो फिर हम लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, तो भैया हाइड्रोनियम आयन का जो आपकी सांद्रता है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा। आपने कहा सर बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है, pH के बराबर हो जाएगा। पर एक बात बताओ भाई, OH- आयन भी तो होता है ना। बात समझ में आ रही है? तो जिस तरीके से बेटा हम pH निकालते हैं, हम यदि OH- आयन के बारे में बात करें, क्योंकि भाई देखो pH निकालने का मतलब सिर्फ H+ आयन को लेना है, पर हम जानते हैं कि अम्लीयता और क्षारीयता जो है वो H+ और OH- आयन दोनों से कैसी है, कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, रिलेटेड है, राइट। तो अब मैं कहता हूं कि भाई मेरे को ना OH- आयन के साथ कुछ खेल खेलना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, वहां पर फिर हम POH निकाल लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पीएच और पीओएच आपस में दोनों कनेक्टेड भी है। कैसे कनेक्टेड है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैंने कहा भैया पीओएच जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ राइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस आयन हो जाएगा। कि ये बात समझ में आ गई? तो बहुत सिंपल सी कहानी है ये, ठीक है। तो पीएच भी हो गया, पीओएच भी हो गया। अब इन सब के बारे में क्या होता है, जब न्यूमेरिकल्स आते हैं ना तो इन सब की जो वैल्यूज है वो दी होती है और हमें इन सब की वैल्यूज को पुट करना होता है फॉर्मूले में, और उसके बाद हमारा बड़ा आसानी से क्या आ जाता है बाबू, आंसर आ जाता है। तो पहले आप पीएच और पीओएच तो बिल्कुल नोट करेंगे अपनी कॉपी में, पक्का? चलो अब एक बढ़िया वाला डेरिवेशन करते हैं, है ना, मजेदार, शानदार, धमाकेदार एंड ऑल दैट, ठीक है। तो पीएच और पीओएच तो अपन ने ले लिया। अब रुको जरा, अभी जस्ट 1 मिनट 2 मिनट पहले मैंने आप लोगों को लॉग के फॉर्मूले बताए थे। बोलो यस सर। तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया कि अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो पीएच है, ठीक है, पीएच एवं पीओएच में हम क्या निकाल रहे हैं, संबंध निकाल रहे हैं। संबंध हम निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजेदार बात है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और स्टेट बोर्ड वाले बच्चों बड़े ध्यान से सुन लो बेटा, इसका कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है कि बताओ इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा। हमने कहा भाई बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, पीएच बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग यहां पर H3O+ की सांद्रता, और इसी तरीके से POH जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो आपने कहा सर माइनस लॉग और ये यहां पर OH माइनस की सांद्रता। चलो भैया बहुत बढ़िया, ये वाली कहानी एकदम क्लियर हो गई। अब यदि आपको पता हो तो हम पहले से जानते हैं कि भाई देखो जल के लिए यदि आप KW की बात करोगे तो KW जल के लिए क्या होता है, ठीक है। KW की यदि आप बात करोगे, ठीक है, तो उसको अपन नीचे लिख देते कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अरे भैया KW कछु तो होता है ना, कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर देखिए KW पता है क्या होता है, 2 आयन होंगे आपके पास में। पहला आयन जो है वो होगा H3O+ गुणा यहां पर OH माइनस होगा, और ये जो KW होगा ये किसके बराबर होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भाई। जो KW है वो होगा किसके बराबर, तो 10 की घात किसके बराबर, तो ध्यान से देखो -14 के बराबर था, और तापमान हमने एकदम नियत करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले हम लोगों ने यह भी देखा था कि भाई तापमान का क्या असर होता है किस पर, KW पर। तो 298 केल्विन पे बेटा KW जो है वो 10 की घात -14 हो गया। चलो बहुत बढ़िया वाली बात, ये एक जानकारी अपने को मिल गई, ये एक जानकारी अपने को मिली गई। अब हम एक काम करते हैं, अभी हम लोगों ने लॉग के फॉर्मूले देखे थे, बोलो यस सर, तो बस वो लॉग ले लेते हैं हम। तो हमने कहा भैया ये एक समीकरण है, इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ये हमारा पहला होगा, दूसरा होगा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि भाई समीकरण 3 की लॉग लेने पर, तो जैसे आप एक काम करो, जैसे किसी समीकरण में राइट, किसी भी जैसे समीकरण में दोनों तरफ किसी एक संख्या से गुणा करते हो, दोनों तरफ आप यदि उसका साइन थीटा लेते हो, तो बस वैसे ही क्या करना है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, तो बाबू हम दोनों तरफ ले लेंगे लॉग। चलो लॉग लेते हैं, इसका मतलब इस वाले का लेते हैं। चलो आ जाओ। तो मैंने कहा भाई लॉग ऑफ कितना, तो यार एक ब्रैकेट तो यहां पर ऑलरेडी बना हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैं ये बड़ा ब्रैकेट बना रहा हूं। भाई मैथ्स मत लगाना इसमें आप सभी, ये वाले जो ब्रैकेट हैं ये सांद्रता को बताते हैं, कोष्टक ये वाले जो हैं वो किसको बताते हैं, तो भैया सांद्रता को, और OH माइनस भी यहां पर आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, तो आपने कहा सर बहुत आसान है, 10 की घात, यहां पर भी लॉग लेना पड़ेगा अपने को, लॉग 10 की घात -14। अब 2 फॉर्मूले जस्ट 2 मिनट पहले अपन लोगों ने खोपड़ी में सेट किया था कि बेटा log AB यदि होगा तो वो क्या होगा, तो आपने कहा सर log A प्लस log B होगा। हम कौन सा वाला log यूज कर रहे हैं, तो बच्चे हम लोग यूज कर रहे हैं बेटा log आपका जिसमें बेस 10 है, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली log से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एक फॉर्मूला हमने और देखा था बेटा, log m की पावर n यदि होता है तो n log m हो जाता है। बस दोनों लॉग के कॉन्सेप्ट को उधर पे उठा के अपन पटकेंगे और कहानी बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आओ बनाते हैं माहौल। तो भाई ये कैसा हो जाएगा, तो आपने कहा सर
log a b log a प्लस log b। तो log a प्लस कितना हो जाएगा, तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, log b हो जाएगा और ये log b हो गया। और ध्यान से देखेंगे बाबू, तो ये जो n है ये पलट के इस तरफ आ जाएगा और बचेगा सिर्फ m। तो n जो है वो पलट के इस तरफ आ गया, तो भाई ये हो गया आपका -14। और आप जानते ही हो बच्चे कि log 10 जो है वो कितना होता है, भाई 1 होता है। log 10 कितना है भाई 1 होता है। log 1 कितना होता है 0 होता है। बात समझ में आई? तो जहां पर log 10 लिखा हुआ है उसको अपन 1 ले लेंगे, हीरो बन जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या ये कहानी आपके दिमाग के अंदर आई? आपने कहा हाँ जी सर, बहुत शानदार तरीके से, बस खत्म बात। तो अब ठीक है, तो क्या मैं ऊपर वाली चीजों को मिटा दूं? देख लो एक बार, आप देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हर टॉपिक को पढ़ने में हम एक समान समय दें, हर टॉपिक को हम स्पीड में पढ़ेंगे बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिन टॉपिक्स को आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है थोड़ा स्पीडली कर सकते हो, जिन टॉपिक्स को आप जीवन में पहली बार देख रहे हो उसको थोड़ा समय दीजिए। समय देने के बाद क्या होता है, वो टॉपिक आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो। तो आपने कहा सर ये एकदम चकाचक मस्त वाली बात है, यहां से अपन इसको मिटा देते हैं। भैया 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 भैया, चलो भैया इसको थोड़ा और ऊपर लेकर जाते हैं। तो थोड़ा और ऊपर लेकर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो अब बेटा मुझे क्या मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। ये नेगेटिव लगा है, बोलो यस सर। ये आपका log 10 है, बोलो यस सर। log 10 कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। तो हमने कहा कि log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और प्लस log ऑफ यहां पर जो है OH माइनस इज इक्वल टू कितना आ गया, तो आपने कहा सर -14। क्या हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से नेगेटिव साइन से, तो वो वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इतना इतना, ठीक है, प्लस माइनस log ऑफ, भाई दोनों साइड अपन ने log ले लिया, प्लस लगा देते हैं यहाँ पे, और ये यहां पर आपका नेगेटिव इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, तो बेटा ये हो गया अपना 14। कितना हो गया, 14 हो गया। आपने कहा सर चकाचक एकदम, बात समझ में आई। अब ध्यान से देखना, ये खेल मैंने क्यों खेला, देखो मैंने कहा था कि pH जो होता है आपका वो माइनस log ये वाला होता है, तो भाई जहां पर ये पूरा है उसकी जगह पर अपन pH लिख देगा, बहुत बढ़िया। जहां पर माइनस log OH नेगेटिव है वहां पर हम कौन सी चीज लिखेंगे, आपने कहा सर POH लिख दो सर, बस। तो pH प्लस POH क्या होगा आपका, 14 होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, कभी कभी होता है कि भाई pH दिया नहीं होता है, तो POH दिया होगा तो pH निकाल सकते हैं। अब यहां से हमने निकाला pH बराबर कितना भैया, 14 माइनस POH, या POH कितना होगा बच्चे, तो ये हो जाएगा बेटा 14 माइनस pH। लो रे भैया, निपटा एक टॉपिक अपन लोगों ने तगड़े तरीके से। ये फुल मजा, बात समझ में आई। तो इस तरीके से अब कोई न्यूमेरिकल अभी करवा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो इस तरीके से यदि कोई मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई न्यूमेरिकल यदि दिया हुआ है, तो अपन आसानी से भैया सॉल्व कर ही सकते हैं। नोट कर लो, एकदम मस्त वाली बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। pH बराबर कितना बाबू, तो आपने कहा सर pH प्लस POH जो है वो 14 के बराबर होगा। अब यदि POH दिया हुआ है तो हम pH निकाल लेंगे, pH यदि दिया हुआ है तो हम POH निकाल लेंगे। अब कई बार क्या होता है, POH दिया होता है और निकालना क्या होता है भाई, pH निकालना होता है। मस्त वाली बात, छापो रे बाबा, मस्त वाली बात, पक्का। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर, थोड़ा और माहौल बनाएंगे, राइट। ये चीज हम लोगों ने देख ली। अब हम थोड़ा क्या करते हैं, हम एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षारकों पे भी कनेक्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, उससे पहले कुछ जरूरी चीज पीएच स्केल किसी विलयन की प्रकृति को दर्शाता है और ये एक प्रकार का परास है। परास का मतलब क्या होता है, रेंज, कहां से कहां तक, रेंज, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, परास बोलते हैं। हम जानते हैं कि जो पीएच है भैया वो 10 की घात 0 से लेकर 10 की घात -14 m तक जो है बदलता रहता है, और पीएच स्केल पर होने वाला जो बदलाव है वो 0 से लेकर 14 के मध्य में होता है, और ये दोनों स्केल परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित हैं। ऊपर वाला जो स्केल है वो सांद्रता के लिए है, नीचे वाला जो है वो पीएच के लिए है। और मैंने आपसे कहा था कि भैया सांद्रता का लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होता है। मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन अब सांद्रता जो है उसका लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होता है। ये ले लो
या फिर ये ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है। अब कहीं पर दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 m, लिखो इसको अब क्या 0 सही होगा क्या? यहां लगा है ना 1 2 3 1 2 3 4, नहीं भैया एक और आएगा, इसको हटा देते हैं यहां से, तो ये इतना होगा। तो मैं कह रहा हूं भाई इतनी छोटी छोटी वैल्यू से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। एक काम करते हैं कि इसको हम पीएच में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब आपके पास क्योंकि ये चीज तो दी हुई है, आप पीएच निकाल सकते हो। बात समझ आई? तो पीएच प्रतीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भैया ये डेनिश, डेनिश बोले तो डच, डेनिश नॉट दानिश, डेनिश शब्द पोटेन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शक्ति। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन की शक्ति। बात समझ में आई? और इसको हम पीएच यानी कि आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। तो बहुत मस्त वाली बात है, नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम एक काम कर सकते हैं हम सांद्रता से पीएच को कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई देखो H3O+ की सांद्रता यदि इसके बराबर होगी तो पीएच भी इतना ही होगा। यदि सांद्रता ज्यादा होगी 10⁻⁻7 से तो पीएच 7 से कैसा होगा भैया? कम होगा। H देखो, मतलब एक बात तो ये हो गई कि जितने ज्यादा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जितने ज्यादा H+ आयन होंगे पीएच उतना कम होगा। जितने, देखो अब आपको कक्षा 10वीं का एक आंसर का जवाब का आंसर मिला होगा, और वो पता है क्या है कि सर हाइड्रोजन आयन के कम ज्यादा होने से पीएच में कैसे परिवर्तन आता है। उसका जवाब यही है बाबू, बहुत ध्यान से देखना। जितने H+ या उतना कम क्या करने वाले हैं आप? इसको बढ़िया तरीके से नोट करेंगे। हम एक डेरिवेशन और करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। चलो भैया आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, किसी अम्ल और उसके जो संयोग में क्षार होता है उसके लिए हम लोग Ka और Kb जो है उसको कनेक्ट करते हैं किसके साथ में? भाई पीएच के साथ में कनेक्ट करेंगे, और हमारा जो जल का मोलर आयनन है उसके साथ में हम क्या करेंगे भाई? कनेक्ट करेंगे। तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको जो है यहां तक नोट कर लेना है। हम बढ़ रहे हैं आगे, बहुत मजा आएगा। चलो चलिए भाई, तो बहुत मजेदार वाली ये बात है। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। एक अम्ल लेते हैं और उसके संयुग्मी क्षार के लिए हम Ka और Kb निकालते हैं, और उनके बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भैया सिर्फ दुर्बल अम्ल ही ऐसे होते हैं जो आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, क्योंकि जो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार होते हैं भैया वो तो पूरे तरीके से आयनीकृत हो जाते हैं। तो आपने कहा सर हम एक दुर्बल अम्ल लेते हैं Ha। ए जो है वो आपका क्या हो सकता है? तो भाई एनायन हो सकता है, ऋणायन हो सकता है। जैसे Ha यदि आप लिख रहे हो तो ये क्या हो गया आपका? बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि CH3COOH, तो ये वाला जो H है ना वो ये H हो गया, और A जो था वो ये पूरा हो गया। H बना लिया आपने, और A जो था ये पूरा का पूरा हो गया। क्या ये बात आपके समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, बहुत बढ़िया वाली बात है। चलिए भाई, तो इस तरीके से हमने कहा कि कोई भी एक दुर्बल अम्ल ले लो, ठीक है, उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। हम H एक दुर्बल अम्ल लेते हैं, इसको हमने पानी के अंदर मिलाया। आपने कहा सर बहुत बढ़िया वाली बात है, एक तो हमें H3O+ आयन मिलेगा और एक जो है वो हमें मिलेगा A- आयन, ये भी बढ़िया वाली बात है। अब यदि इसके लिए मैं Kc निकालता हूं, इसके लिए मैं Kc निकालता हूं, पर हम अम्ल की बात करें तो Ka निकालेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। आपने कहा सर हम इसको एक तरफ नोट कर लेते हैं, ठीक है। और बात किसकी हो रही है? संयुग्मी क्षार की हो रही है। मतलब ये ध्यान से देखोगे कि ये हो गया भैया आपका संयुग्मी क्षार। ये क्या हो गया? तो आपने कहा सर संयुग्मी क्षार हो गया। चलो, तो Ka जो है उसको अपन एक तरफ यहां पर लिख लेते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Ka जो है मेरा है वो यहां पर भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इतना एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इतना डिवाइड बाय, यहां पर हम लिखेंगे Ha। तो ये जो है हमारा क्या आ गया? तो आपने कहा सर ये Ka जो है वो तो अपना आ ही गया।
अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी अम्ल वाली बात हुई, अब क्षार वाली बात होगी और वो भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यदि मैं कहता हूं कि भैया ये जो संयुग्मी क्षार है वो जल में दुर्बल क्षार की भांति क्या करेगा भाई, व्यवहार करेगा। जो आपका A- था, संयुग्मी क्षार था, वो जल में क्या करेगा, वो जल में दुर्बल क्षार की भांति क्या करेगा भाई, व्यवहार करेगा। जब वो व्यवहार करेगा तो इस तरीके से वो एक विलयन तो देगा ना। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे भाई, Kb निकालेंगे। आपको पता है कि हम सिर्फ आयनों को लेंगे, हम यहां पर जो है H2O को नहीं लेंगे। H2O जो है उसकी सांद्रता एक समान बनी होती है, इसलिए हम H2O को लेने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने कहा बहुत बढ़िया सर, बेटा यहां पर मैंने Kb बनाया और Kb आपका कितना आया, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, Ha आया, बोलो यस सर। यहां पर आपका OH नेगेटिव आया और नीचे की तरफ आपका क्या आया, A नेगेटिव आया। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा सर एक काम करते हैं, Ka और Kb जो है दोनों को एक काम करते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो Ka और Kb को मल्टीप्लाई करते हैं, तो Ka गुणा Kb जो है वो हमें क्या मिलेगा, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो भाई ये मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कुछ तो मिलेगा यार, डिवाइड बाय यहां पर आपका Ha है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया Kb के साथ में, यहां पर आपका Ha है, यहां पर आपका OH नेगेटिव है, डिवाइड बाय यहां पर आपका A नेगेटिव है। क्या कुछ कैंसल आउट हो रहा है? तो आपने कहा हां जी सर, कुछ ना कुछ तो कैंसल आउट हो ही रहा है, कुछ ना कुछ तो कैंसल आउट हो ही रहा है। और अब जो चीज अपने को मिली वो मिला Ka गुणा यहां पर Kb इज इक्वल टू वॉट। तो भाई बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा जी, और ये हो गया आपका ऐसे, और ये हो गया आपका ऐसे। क्या ये बात आपके समझ में आई? आपने कहा हां जी सर, पूरे तरीके से समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पर कहानी तो अभी शुरू हुई है कि ये जो आपका H3O+ है और OH नेगेटिव है, इसको आप क्या लिखते हो? तो आपने कहा सर हम इसको KW भी तो लिखते हैं, राइट। तो भैया एक चीज यहां से निकल कर आई, उसको अपन बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर जो है हीरो बनते हुए लिखेंगे। बहुत ध्यान से देखना बेटा, उसको हम बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर हीरो बनते हुए लिखेंगे। एक चीज निकल कर आई, उसको हम बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर हीरो बनते हुए लिखेंगे। और वो चीज कौन सी निकल कर आई वो भी देख लेते हैं। वो निकल कर आया आपका, लिख लो बढ़िया से, KW इज इक्वल टू वॉट, Ka गुणा Kb। KW क्या है? तो भाई सीधी सी बात है, साम्यावस्था स्थिरांक है जल के लिए। Ka क्या है? तो आपने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, किसी भी अम्ल के लिए साम्यावस्था स्थिरांक है। और भाई Kb जो है वो क्या होगा, किसी क्षारक के लिए। बात समझ में आई? आपने कहा हां जी सर, किसी क्षारक के लिए वो क्या होगा, आपका साम्यावस्था स्थिरांक होगा। तो KW, Ka और Kb के बीच में हमको एक कनेक्शन मिल गया। क्लियर हो गई कहानी? नोट किया जाए। चलिए अब यहां से एक काम करते हैं, एक और चीज कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सब हैं वो फॉर्मूले जहां से आते हैं सवाल। चलो तो KW इज इक्वल टू हमने जो है, राइट, KW इज इक्वल टू वॉट, अरे 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 रुको, KW इज इक्वल टू वॉट, Ka इंटू Kb जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि मैं क्या करता हूं भाई, दोनों साइड पर ऋणात्मक लघु गुणक लेता हूं, तो मैं दोनों साइड पर ऋणात्मक लघु गुणक लेता हूं, तो यहां पर आ जाएगा आपका, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, अपन इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड पर यदि मैं ऋणात्मक लघु गुणक लेता हूं, तो उस सिचुएशन में यहां पर भी आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ, और ये यहां पर KW आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? आपने कहा हां जी सर। और भाई एक बात बताओ, ये जो माइनस लॉग KW है उसको हम PKW भी तो लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। अरे भैया जब माइनस लॉग H+ को आप क्या लिख सकते हो, PH लिख सकते हो। तो माइनस लॉग KW को आप क्या लिख सकते हो, तो आपने कहा सर PKW। क्या ये बात समझ में आ गई? बस, तो इस तरीके से यहां पर हमको एक और यहां पर भैया संबंध मिल गया, किसके बीच में, PKA, PKB और साथ में जो है PKW के बीच में। PKA क्या है, तो PH ही है, PKB क्या है, तो POH ही है, और PKW क्या है, तो भाई सीधी सी बात, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 14 के बराबर। किसके बराबर? तो आपने कहा सर ये 14 के बराबर हो जाएगा।
सारे फॉर्मूले मैंने आप लोगों को करवा दिए, राइट। इसके बाद हम करेंगे भैया बहुत सारे क्वेश्चंस, पर उसके पहले कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो लॉग के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। बहुत ध्यान से सुनेंगे बाबू, बहुत मस्त मस्त वाली बात बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना रे भैया। मैं कह रहा हूं कि प्रायोगिक रूप से विलियन का जो पीएच है, आपने कहा हां जी सर, प्रायोगिक रूप से विलियन का जो पीएच है उसका परास 1 से लेकर 14 के बीच में होता है। पर यदि हम सैद्धांतिक रूप से देखें, थ्योरेटिकल तरीके से यदि हम देखें, तो पीएच जो है 14 से ज्यादा भी हो सकता है और 0 से कम या ऋणात्मक भी हो सकता है। हालांकि ऐसे विलियन जो हैं वो बिल्कुल बहुत गिने चुने बहुत कम है। पर क्योंकि सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा कहां से आता है भाई, स्पेशल केस से आता है या फिर अपवाद से आता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। हम उदाहरण लेते हैं, हमने कहा भाई 10 MnOH विलियन जो होगा इसका पीएच आता है 15 और 1 H2SO4 विलियन जो है उसका पीएच आता है -0.30। तो देखो ना, ये 14 से ज्यादा है और ये आपका कैसा है, तो भाई 0 से कम है। तो यदि कोई वाइवा में आपसे पूछे कि क्या पीएच सिर्फ 0 और 14 मतलब 14 के बीच में पाया जाता है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, 14 से ज्यादा हो सकता है, रेयर है, 0 से कम हो सकता है, रेयर है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है। पर प्रायोगिक रूप में यह विलियन जो है इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि वो पूरी तरीके से आयनित नहीं हो पाते हैं। अतः विलियन में आयनों की सांद्रता सैद्धांतिक मान से हमेशा कैसी होती है भाई, कम होती है। मतलब दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो पूरी तरीके से क्या हो सके, आयनित हो सके। 100% आयनिक हम सवाल करते समय मानते हैं, पर यह पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। एक और पॉइंट के पास लेकर चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। जल के लिए जो Kw का मान है भैया 298 केल्विन पर ही इतना होगा। तो जब भी आप Kw की बात करें, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारा बतिया चुके हैं, बहुत सारा आपके खोपड़े के अंदर सेट कर चुके हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। देखो, आपका तापमान मैटर करता है, क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ाया था, तो भैया ये 1.5 इंटू 10⁻⁻14 के आसपास हो गया था Kw। तो Kw जो है वो तापमान पर क्या करेगा, तो भाई सीधी सी बात है, डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया, क्या बात समझ में आ गई? बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ साथ में यदि हम बात करेंगे, पीएच मान से सापेक्षिक प्रबलताओं के यथार्थ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उदाहरण लेते हैं, ठीक है। देखो, पीएच बराबर 1 यदि है और पीएच बराबर यदि 3 है, ध्यान से देखना, एक तरफ पीएच जो है वो 1 आ रहा है, एक तरफ पीएच जो है वो 3 आ रहा है। तो यदि मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ भाई कौन ज्यादा अम्लीय है, तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला अम्लीय है। तो आप क्या बोलेंगे बच्चे, आप बोलेंगे सर ऊपर वाला जो है वो ज्यादा अम्लीय है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कितने गुना अम्लीय है, तो आप बोलेंगे सर 3 गुना। ध्यान से देखना, 100 गुना अम्लीय है। पीएच यदि आपका कितना आया है भाई, 3 आया है, बात समझ में आ रही, 3 आया है तो 100 गुना नहीं, पीएच 1 है ना, पीएच यदि 3 आया तो ये 1000 गुना कैसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ऊपर वाला आपका अम्लीय हो जाएगा। क्या ये बात समझ में? आपने कहा हाँ जी सर। अब जैसे हम बात करेंगे रक्त का जो पीएच है, इसका परास कहां से कहां तक होता है, तो 7.36 से 7.42 के आसपास होता है। सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि जो हमारा रक्त है वो कैसा होता है भाई, क्षारकीय होता है। हाँ, उदासीन के बिल्कुल करीब होता है, बहुत ज्यादा क्षारकीय नहीं होता, पर रक्त हमारा एक बहुत ज्यादा दुर्बल क्षार है। तो इसको भी आप लिख दीजिए कि भाई जो रक्त है वो एक भयंकर दुर्बल क्या है, तो आपने कहा सर क्षार है। रक्त क्या है, तो एक भयंकर दुर्बल क्षार है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? आपने कहा हां जी सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। क्लियर है कहानी? यस सर। चलो बेटा, तो इसको बढ़िया से आप नोट करेंगे, हम 2-3 सवाल करेंगे और इस कहानी को हमेशा के लिए बढ़िया तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, आ जाओ, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं उसके बाद। ठीक है, आ जाओ। चलो, तो भाई NaOH का जो बहुत ज्यादा संतृप्त विलयन होता है, संतृप्त विलयन का मतलब ये हो गया कि इसमें और ज्यादा आप विलायक नहीं डाल सकते। संतृप्त विलयन है मतलब और ज्यादा आप विलयन नहीं बना सकते, आप विलायक डालोगे भी तो वो मिक्स होने वाला नहीं है। तो NaOH का जो संतृप्त विलयन है वो होता है आपका 15 के आसपास, उसका पीएच 14 और 15 के बीच में। ठीक है, पर यदि हम बात करते हैं 0.1 m NaOH विलयन की, तो भैया ये कम हो जाता है। देखो 13, ये जो इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है
एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, राइट। चूने के पानी की यदि आप बात करेंगे तो भैया वो कम क्षारीय है थोड़ा सा, 10.15। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम लोग MgOH2 के नाम से भी जानते हैं, वो आपका 10 है। अंडे का जो सफेद भाग है या समुद्री जल है वो कितना होगा आपका 7.8। मानव रुधिर अभी हमने देखा था 7.4। दूध भैया हल्का सा अम्लीय होता है और मानव श्लेष्मा जो है वो और ज्यादा अम्लीय होती है। काली कॉफी की यदि हम बात करेंगे तो 5। टमाटर का जो रस जिसे आप कहते हो सर खट्टा है अम्लीय होगा 4.2। मृदु पेयजल का या फिर सिरका, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है ना अपनी, 3। नींबू पानी जो है भैया वो, इसलिए आप देखना कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद खट्टी वाली डिकार आती है, क्यों? क्योंकि पीएच उसका कैसा है भाई, अम्लीय रूप में पाया जाता है। जठर रस जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है 1.2। 1 mHCl का विलयन कितना, तो भाई 0। और सांद्र HCl की यदि आप बात करेंगे तो बाबू बहुत खतरनाक, -1 के आसपास। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि पीएच 0 से कम या 14 से ज्यादा हो सकता है, तो कुछ स्पेशल केसेस है वो अपन ने यहां पर लिख लिए, ठीक है। चलो, क्या ये कहानी क्लियर हो गई? आपने कहा हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। और भैया ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसको स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था, एक बार फिर से देख लो, आपको सारे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ेंगे, एक शानदार वाला सवाल करेंगे और उसके बाद जो है तहलका मचाएंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, 0.01 एसिटिक अम्ल विलयन का पीएच ज्ञात करो जो कि 20% आयनित क्या हो रहा है, तो आयनित हो रहा है। 20% क्या हो रहा है, तो भैया आयनित हो रहा है। देखो जितना आयन अपने को मिलेगा हम उसी का तो काउंट करेंगे, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल जो है उसका कितना दिया गया था, एसिटिक अम्ल जो है उसका कितना दिया गया था, तो आपने कहा सर 0.01 m। चलिए भाई, एसिटिक अम्ल क्या होता है, तो आपने कहा सर देखिए CH3COOH, ये है हमारा एसिटिक अम्ल और इसकी प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है आपकी 0.01 m। चलो मजेदार। और आयनित कितना हो रहा है भाई, 20% हो रहा है, तो इसको काउंट करने की बिल्कुल भी अपने को जरूरत नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो विलयन में आयन की जो सांद्रता निकालेंगे, है ना, तो मैं यहां पर लिखूंगा 20% आयनित होने के बाद, अब सोचो दुर्बल अम्ल है तो 20% आयनित हो रहा है, प्रबल अम्ल यदि होता तो भैया 80, 85, 90, 100 नहीं, उससे कम क्या होता, आयनित होता। चलिए, तो 20% ये आयनित यदि होगा तो अगली जो होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो नई वाली जो सांद्रता होगी जिसको मैं लिखूंगा यहां पर CH3COOH और यहां पर बेटा हम डैश लगाएंगे, ये 20% है, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, तो 0.0002 यही आएगा क्या, 1 2 3, 1 2 3 यही होगा, आ गया अपना आंसर। क्या ये बात आपके समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, खत्म बात। तो इतना जो है ये क्या हो गया भाई, आयनित हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं समीकरण पे। मैं इसको अलग भी लिख सकता हूं और इसको मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है बबुआ, ठीक है। मैं इसको अलग ही लिख देता हूं, टेंशन ही खत्म हो जाएगी भैया, अपन इसको अलग ही लिख देते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना भाई CH3COOH, इसको हम मिला रहे हैं जल में, हमें कौन सी चीज मिलेगी, तो आपने कहा सर CH3COO नेगेटिव किस में मिलेगा, तो भाई जलीय विलयन में मिलेगा। कुछ इसी तरीके से हमें जो है H+ आयन भी मिलेगा, ये भी हमको किस में मिलेगा, तो आपने कहा सर जलीय विलयन में मिलेगा सर। बहुत मजेदार कहानी। इसका कितना सांद्रता लिया था रे बाबा, 0.002 m, ठीक है। इतना आयनित हुआ ना, हाँ तो ठीक है ना। चलो, तो इसका भी अपने को मिलेगा 0.002 m और इसका भी मिलेगा 0.002 m। आपने कहा जय बात सर। तो क्योंकि इतना आयनित हुआ है ना, ध्यान से देखो, इतना ये जो है आयनित हो गया भाई। जितना आयनित हो गया, जो बचा है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, जितना आयनित हो गया उसको हम ये लिख सकते हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि ये जो हमारा H+ एक्वस है, ओके, तो मैं यहां पर ये भी तो लिख सकता हूं, इसी को हम और क्या लिखते हैं, H3O+ लिखते हैं बेटा। आगे यहां पर एक्वस लगा लेते हैं,
तो ये कितना है, तो आपने कहा सर 0.002, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3, तो 2 गुणा 10 की घात -3। क्या हम ये लिख सकते हैं? आपने कहा हाँ जी सर, हम इसको बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ये किसकी सांद्रता आपने को मिली? तो भाई H+ की मिली। अब हम निकाल सकते हैं यहां से pH। निकालना क्या है? pH निकालना है, pH निकालना है। अरे निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है। तो pH कितना होगा बबुआ? तो pH होगा -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? बस अपने को वहां पर वैल्यूज को पुट करना है, सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है, मजेदार कहानी। आज जाइए। तो pH इज इक्वल टू कितना? माइनस ऑफ log ऑफ 2 × 10⁻³ बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, ये आपका A है, ये आपका B है। log A × B लगेगा, क्या हो जाएगा? log A + log B। बहुत शानदार वाली बात, ठीक है। चलो यहां करते हैं। तो pH बराबर कितना हो जाएगा? pH बराबर कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर बहुत मजेदार, log 2 प्लस माइनस log, क्योंकि सी log A × B है, पर सामने नेगेटिव है इसलिए वो नेगेटिव सब में आ जाएगा। तो भाई प्लस माइनस log ऑफ कितना? तो 10 की घात -3। देख लो, यहां तक कोई डाउट है पूछ लो। ठीक। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भैया जो pH है वो आपका कितना है? तो आपने कहा सर कितना है? तो भाई -log 2 प्लस, और वो देखो वो माइनस है। अब आप ध्यान से देख रहे हो कि सर ये 10 की घात वो जो 3 है वो सामने की तरफ आ जाएगी, तो भैया ये हो जाएगा आपका -3 log ऑफ 10। log 10 कितना होता है? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल सी कहानी है भैया, log 10 अपना जो है वो होता है कितना? 1 होता है। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट? log ऑफ। और log 2 कितना होता है? तो एक दिन मैं पूरी ट्रिक बताने वाला हूं log की। बात समझ में आ रही है? तो भैया log 2 जो है बेटा वो होता है अपना 0.3010। आप 0.3 से ऐड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.3, ये log 2 होता है और वो 3 यहां पर आ गया। तो आपका जो pH है वो कितना आया? आपने कहा सर 3 - 0.3। 3 - 0.3 आ गया, इसका मतलब ये हो गया भैया 2.97, नहीं 2.7। आंसर चेक कर लेते हैं, ये हमारा क्या आना चाहिए भाई? pH आना चाहिए, आप नोट करेंगे। ठीक, चलिए तो आंसर चेक कर लेते हैं, क्या यही हमारा आंसर है? 2.669 आया है बेसिकली, क्योंकि यहां पर इन्होंने पूरी वैल्यू ली थी, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सही आंसर जो है वो ऑलमोस्ट कितना होगा भैया? 2.7 होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, सीधे वैल्यू उठाकर पुट करनी होती है और आपका आंसर आ जाता है, बिल्कुल परेशानी होगी, नोट करेंगे। चलो डन। आपने कहा हाँ जी सर। भैया एक सवाल हम लोग और करेंगे, थोड़ा सा जो है हम और हीरो बनेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 100 ml है, मेरे पास कितना है? 100 ml में नाइट्रिक अम्ल के इतने ग्राम को घोलकर विलयन बनाया गया है, और हम कह रहे हैं कि भैया नाइट्रिक अम्ल जो है वो पूर्णतः वियोजित हो रहा है। एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई अम्ल या क्षार पूरी तरीके से यदि वियोजित हो रहा है, तो इसका मतलब जो सांद्रता उस अम्ल या क्षार की होगी वही सांद्रता आपके H+ आयन की होगी। खेल खत्म। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, पर उसके पहले बेटा अपने को मोलर सांद्रता तो निकालनी पड़ेगी। और मोलर सांद्रता क्या होगी? तो भैया HNO, इसकी मात्रा किसमें? लीटर में, विलियन में, और उसका मोलर द्रव्यमान। सांद्रता कैसे निकालोगे? तो भाई सांद्रता निकालनी है, मोलरता निकालनी है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर मोलरता का फॉर्मूला ही देख लेते हैं ना अपन लोग, क्या होता है? तो भैया W/M जो भी आप ले रहे हैं, जैसे कि HNO3 है तो आप यहां पर लिख लीजिए, फिर आप HNO3 है तो आप यहां पर लिख लीजिए, गुणा यहां पर ये आ जाएगा किसका? विलियन का। किस में होना चाहिए? तो भाई मिलीलीटर में होना चाहिए, और ऊपर की तरफ इतना आ जाएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? मोलैरिटी यानी कि मोलरता निकाल सकते हैं। मैं लिख भी देता हूं कि ये है मोलरता, तो मैंने यहां पर लिख भी दिया कि ये जो चीज अपने को मिल रही है ये कौन सी चीज है? मोलरता। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं, आ जाओ। तो भाई WHNO3 है, कितना दिया है? ओके 0.63 ग्राम दिया है,
ठीक है, इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो भैया 63 होता है, लिख लो। 63 कैसे होगा? तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ये हो गए 15, और ऑक्सीजन 3 है, 1 का 16 होता है, 3 का 48 होगा। 48 को यदि आप 15 में जोड़ेंगे 63 आ जाएगा, खेल खत्म। इधर पर हम करेंगे ऐसा, इधर पर हम करेंगे 100, तो भैया जी कितना मिल जाएगा? तो ये हो जाएगा 63 डिवाइड बाय 63 इंटू 10⁻⁻, यहां पर -2 इंटू भैया 10, क्योंकि ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, तो 10 बचा। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, 1 इंटू 10⁻, भैया जी देखो 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 देखो, ठीक है, -1, या फिर आप इसको 0.1 m कह सकते हो, ये आ गया 0.1 m। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि भैया सुनो ना, सुनो सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी की, विलयन में अम्ल जो है वो पूरी तरीके से वियोजित है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सांद्रता, ठीक है, किसकी होगी? आपके HNO3 की होगी। इसको दिमाग में फिट कर लो, वही सांद्रता किसकी होगी? H3O+ की होगी। तो बस खत्म बात, फिर pH निकालना है। पूर्णतः वियोजित है, इसका मतलब ये कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ जो है ये, या फिर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ जो है बेटा विलयन में, कितना हो गया? 0.01 हो गया, सॉरी 0.1 हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 इंटू 10⁻⁻1, खत्म बात। 1 इंटू 10⁻⁻ क्या आ जाएगा आपका? तो -1 आ जाएगा। मिल गया। pH अपन निकाल लेंगे, आ जाओ pH हम निकाल लेते हैं, ठीक है। कहां निकालेंगे? प्लीज आपने यदि नहीं नोट किया है तो आप पहले नोट कर ले, ठीक है। pH हम निकाल लेंगे क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो भैया, तो pH क्या होता है? तो भाई pH होता है -log ऑफ, ठीक है, यहां पर आपका आ जाएगा H+, तो pH बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ, यहां पर तो log आ गया, और भैया यहां पर आ जाएगा आपका कितना? तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 की घात -1 लिखते हैं, खेल खत्म। 10 की घात -1, एक ही बात है बेटा, क्योंकि यदि मैं उसमें log का फॉर्मूला लगाऊंगा भी तो log 1 कितना होता है? बड़ा सा शून्य, ठीक है। तो इसको रुको, ऐसे लिख दो, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बच्चे। चलो आ जाओ, ये हो गया अपना। भाई सीधी सी बात है, वो पलट के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा +1 गुणा log 10, और ये कितना हो जाएगा? +1। तो pH बराबर जो है बाबू वो कितना निकला? आपने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग, +1। खेल कैसा हो गया? तो हमने कहा सर खेल एकदम खत्म हो गया, चकाचक हो गया, मजेदार हो गया, शानदार हो गया। नोट कर लो, आंसर अपन चेक कर ले, ठीक है। आ जाओ, तो स्टूडेंट्स आंसर अपन चेक कर लेते हैं, और अपना आंसर जो है वो कितना आया? 1 pH का आंसर अपना आ गया। क्या ये बात आपके समझ में आई? बहुत बढ़िया तरीके से। तो pH एक हॉट टॉपिक है, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बेस से लेकर, मतलब अर्श से लेकर, सॉरी फर्श से लेकर अर्श तक के सारे कॉन्सेप्ट्स अपन ने क्या कर लिए? वे डिस्कस कर लिए बहुत शानदार तरीके से, राइट। और एक सवाल और, क्योंकि जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको हमेशा बोलता हूं जितने सवालों की आप प्रैक्टिस करोगे, राइट, उतने जल्दी तरीके से आपको क्वेश्चन बनेगा। चलो, अब यहां पर उल्टा है, अब यहां पर उल्टा है, अब यहां पर हमें लेना पड़ेगा एंटी लॉग। कैसे? तो भैया यहां पर ना pH ही दे दिया गया और हमें पूछा गया है ये दोनों चीजें। बात समझ में आई? तो यहां पर pH दे दिया गया तो हम कर लेंगे ना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि भाई pH इज इक्वल टू होता है -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, या पूरा लिख दो। चलो, क्या फर्क पड़ता है? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये सारे के सारे, बहुत ध्यान से देखना बाबू, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, फिर हमको वो निकालना है ना, तो मैं लिख सकता हूं भैया इसको log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ pH। यही बात होगी ना? आपने कहा हाँ जी सर। और इसको आप क्या लिख सकते हो? H3O+ का जो सांद्रता होगी वो क्या होगी? तो आपने कहा सर एंटी लॉग। आपने क्या कहा? सर एंटी लॉग। और यहां पर क्या आ जाएगा भैया? माइनस ऑफ pH। क्या ये बात समझ में आ गई? तो एंटी लॉग देखना मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। एंटी लॉग देखना हम लोगों ने सीखा है, समझा है, बात समझ में आ रही है। ये इंफॉर्मेशन बेटा एग्जाम में गिवन होती है, जब आपके पास इस प्रकार के सवाल होते हैं तो ये वैल्यू वहां पर गिवन होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यदि हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे, इस वाले पोर्शन को छोड़ दो, यदि हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो वो आंसर जो है वो इसके बराबर आएगा, दैट्स ऑल। उधर वाले को छोड़ दो, बस इसको नोट कर लो।
तो एंटी लॉक अपन ने देखा था, ट्रिक टिप्स सब कुछ समझी थी हम लोगों ने, बट अभी हम सिर्फ ये इंफॉर्मेशन क्योंकि गिवन होती है तो हमने इसको यहां पर रख दिया। क्या ये बात समझ में आई? तो जैसे ही आपने, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, जैसे ही आपने क्या निकाला, जैसे ही आपने क्या निकाला, देखो आपने H3O+ का निकाल लिया, अब OH नेगेटिव का तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं, KW से आप डिवाइड कर दो, KW से आपने डिवाइड किया, आपका इसका भी आंसर आ गया। क्या ये बात आपके समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस एंटी लॉक का भी मत मुझसे पूछना। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसकी मैं ट्रिक बता चुका हूं और ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है। अब इसको बहुत बढ़िया तरीके से क्या करने वाले हैं भैया, नोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। चलो, तो आपने कहा सर चलिए ये वाली तो बात हो गई, और इस तरीके से हमने पीएच, पीओएच, KW, KA, KB, PKB, ये सबके बीच में सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो सीख लिए। अगली वाली क्लास में देखो, सवाल तो मैं इसके बाद और भी बहुत सारे करवा सकता हूं, पर हम अपनी एक्सरसाइज में करेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स में करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो भैया अगली वाली जो क्लास होगी वो और भी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि वहां पर हम अम्ल को मिलाएंगे क्षार में, क्षार को मिलाएंगे अम्ल में, और फिर पीएच में क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। और उसके लिए जैसे कि आपने इस लेक्चर का लुत्फ उठाया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस तो देने नहीं है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं भाई, वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। तरीका क्या है, वेबसाइट पे जाइए, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि अपने आप में एक मिनी गूगल है, क्योंकि यहां पर आपको इंग्लिश मीडियम के लिए नर्सरी से लेकर 12वीं तक NTSC, ओलंपियाड, CUET और स्पोकन इंग्लिश जैसी बड़े इंपॉर्टेंट जो कोर्सेज हैं वो मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पहली बात। दूसरी बात, हिंदी मीडियम स्टूडेंट 7वीं से लेकर 12वीं तक भैया जितनी भी हिंदी मीडियम बोर्ड्स हैं, बिल्कुल ढिंडोरा पीट दो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी कंटेंट के साथ में। तो स्टूडेंट्स हम अगली क्लास में मिल रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। और जो भी आपको डाउट आता है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम वहीं पर उसका क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन कर देंगे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। हम मिल रहे हैं अगली क्लास में, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।